Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Physics and in the last class we shall discuss about the real and apparent depth. Now today we shall again discuss another application of refraction, in which the first application is the sunrise is earlier and sunset is delayed. सनसेट इज डिलेड. सनराइज अर्लियर होता है और सनसेट जो है डिले होता है. क्यों? इसका हमें रीज़न जानना है. तो देखिए, एक्चुअली रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है उसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट वहीं दिखता है जहाँ पर लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो लाइट रे आपके आँख पे आएगा वही लाइट रे के अलॉन्ग आपको डायरेक्शन दिखेगा. जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये है हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है और ये हॉरिजॉन होता है. अर्थ सरफेस पर जहाँ भी कोई पर्सन अवेलेबल हो उसके अलॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम हॉरिजॉन कहते हैं. ठीक है, ये हॉरिजॉन है. ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि यहाँ पर सन अभी यहीं पर मौजूद है. ये है सन. तो इससे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होते हैं. एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट लेयर्स से मिलके बना हुआ है. हम सन का पोजीशन जो है इधर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर है, ये सन है. तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ ऑब्जर्वर है. कोई लाइट रे यहाँ से चलता है तो अभी सन जो है हॉरिजॉन के नीचे है, तो एक्चुअली सन जो है ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देना चाहिए. लेकिन यहाँ से जो निकलने वाले इधर जो लाइट रे होंगे वो आँख तक नहीं पहुँचेंगे, यहाँ का भी लाइट रे नहीं पहुँचेगा. इधर से कुछ निकलने वाले रेज जो है, यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट रे निकल रहा है सन से, जो यहाँ पहुँचा. आपको पता है सबसे लोअर लेयर जो अर्थ का होता है वो डेंसर होता है. उससे ऊपर जैसे जाएंगे तो एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है. या इसका मतलब ये लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है. अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या होगा? रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल ये बेंड हो जाएगा. थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, अपना डायरेक्शन बेंड कर लेता है. टुवार्ड्स नॉर्मल ये क्या हो गया? बेंड हो गया. फिर फर्दर इस लेयर से दूसरे लेयर में जाएगा, इतना बेंड नहीं होगा. थोड़ा सा बेंड दिखाते हैं हम इसको. अब यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करें हम तो यहाँ भी रेयर से डेंसर में आ रहा है, क्योंकि आउटर लेयर रेयर होगा, अगला डेंसर होगा तो थोड़ा और बेंड होगा ये. और यहाँ से फिर बेंड होगा तो सीधे कहाँ चला आएगा? ये ऑब्जर्वर के पास. यहाँ पर भी बेंड होगा नॉर्मल के टूवर्ड. और इसको अगर हम प्रोड्यूस करें इस लाइन को तो एक्चुअली सन हमें इसी के लाइन के अलॉन्ग दिखेगा, यानी कि सन हमें यहाँ दिखेगा. देखिए, सन अभी हॉरिजॉन के नीचे है, यानी कि सनराइज नहीं हुआ है. लेकिन यहाँ से लाइट रे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन की वजह से ये बेंड होते होते चले आया ऑब्जर्वर तक, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहे हैं. और ऑब्जर्वर के पास जो लाइट रे पहुँचेगा यही फाइनल लाइट रे है जो ऑब्जर्वर के पास पहुँचा. तो इसके बिल्कुल सीध में एकदम डायरेक्शन में आपको सन दिखाई देगा. इसका मतलब
सनराइज जो होता है वो अर्लियर होता है। अर्लियर मतलब आपको जल्दी प्रतीत हो जाएगा। ये अबाउट 5 मिनट का जो है अर्लियर इसमें पाया जाता है, यानी कि वास्तव में सन अभी हॉरिजन के नीचे है, लेकिन उसके 5 मिनट पहले ही आपको जो है ऐसा आभास होगा रिफ्रैक्शन की वजह से कि सन जो है उग गया है, निकल चुका है, लेकिन वो वास्तविक रूप से हॉरिजन के नीचे है। दूसरी ओर सनसेट इज डिलेड, सनसेट जो है वो डिले होता है। वो कैसे? सिमिलर वे में सपोज कर लीजिए कि सन जो है वास्तव में सेट हो चुका है, डूब चुका है, लेकिन यहाँ से कुछ लाइट रेज जो है रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड होते होते ऑब्जर्वर तक पहुँच रहे हैं, ये ऑब्जर्वर तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को क्या आभास होगा? ऑब्जर्वर को इसके डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में पता लगेगा सन। देखिए वास्तविक रूप से ये है रियल पोजीशन सन की, यहां पर भी ये रियल पोजीशन है, लेकिन अपेरेंट पोजीशन जो है, ये अपेरेंट पोजीशन इसको कहते हैं, ये भी अपेरेंट पोजीशन है। वास्तव में सन डूब चुका है, लेकिन इससे जो लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्रैक्ट हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो है आपको अपेरेंट सन दिख रहा है। यहाँ पर सनसेट हो चुका है, लेकिन अभी सन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि सनसेट में क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। 5 मिनट का लगभग यहाँ पर लेट पाया जाता है। इसका मतलब कि 5 मिनट पहले ही दिन उग जाता है और 5 मिनट लेट से डूबता है। टोटल ओवरऑल 10 मिनट्स जो है दिन में बढ़ जाते हैं सनराइज और सनसेट की वजह से। तो ये सब हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसको हम लिख देंगे, ये फिगर ड्रॉ करेंगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो, और हम लिखेंगे व्हेन सन इज जस्ट बिलो द हॉरिजन एट द टाइम ऑफ सनराइज, देन सम ऑफ द लाइट रेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन bends toward the normal and goes to the observer, and observer seems that the sun is just rise due to apparent position of sun as shown in the figure. It's okay. Similar way, at the time of sunset, whenever sun is actually set, some of the light rays goes under refraction of atmosphere and reaches to the observer, and observer seems to appears that the sun is just above the horizon, and the sun is not set, which is due to atmospheric refraction. That's why sunset is delayed. It's okay. तो ये आप आंसर लिख देंगे और ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन हुआ। अब जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, जो कि पेपर में आते रहते हैं। एक क्वेश्चन है ICSE में आया हुआ है, उससे पहले एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि IIT 97 में पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 14 पेज नंबर 9.19 है। एग्जाम्पल 14 क्वेश्चन है अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर एंटर्स अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है उसमें एंट्री कर रहा है। What will be the frequency and wavelength of light in that medium? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा, लैम्डा हम लिख लेते हैं, न्यू एम। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। न्यू, न्यू इज इक्वल्स टू होता है C बाई लैम्डा, ठीक है, क्योंकि C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है।
सी का वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 10⁻−10 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 इसको 7 बना देगा, यानी कि 3/6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10⁻−7, -7 ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा बस, और 30/6 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 हर्ट्ज। ये 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गया, ये -7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 8 और 7 15। ठीक है, 1 0 इसको काटने में यूज़ कर लिया हमने, 14 बचे, 10⁻14 हो जाएगा। सॉरी, ये पावर ऐड करने में मिस्टेक हो गया, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेवलेंथ हमको पता करना है, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है, लैम्डा इक्वल्स टू c/ν हो जाएगा। c का वैल्यू 3 × 10⁸ अपान न्यू का वैल्यू आया है 5 × 10⁻14। सॉल्व किया जाए तो इसको हम 30 कर देते हैं, 30 × 10⁻7 और ये 14 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -14 अपान 5, 6 टाइम्स कट जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा, 6 × 10⁻7 मीटर। ये वेवलेंथ आपका आ जाएगा उस मीडियम में। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है किसी मीडियम में चेंज नहीं होता है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में वही उस मीडियम में भी रहेगा। ठीक है, एयर में जो है वही मीडियम में भी रहेगा, तो इससे जो है हमारा पता लग गया। न्यू इक्वल्स टू c/λ, लैम्डा इक्वल्स टू c/ν हो जाएगा। ठीक है, 6 × 10⁻−7 आ जाएगा। ये हो गया वेवलेंथ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इसी पेज पर। एक मिनट, 14 दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3। म्यू जी है 1.5, वाटर का है 1.3। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, VW पूछा हुआ है, बहुत ही ग्लास में पूछा हुआ है VG। बहुत ही आसान है। देखिए मैंने आपको बताया था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का पूछा हुआ है ना, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये इक्वल्स टू होता है जो नीचे रहता है, वाटर नीचे है ना तो उसका स्पीड जो है नीचे रहेगा, और यहाँ आ जाएगा VG। ठीक है, अब इनमें वैल्यू पुट कर लीजिए। म्यू डब्ल्यू का वैल्यू 1.3 अपान 1.5 इज इक्वल्स टू VG आपको पता करना है। VW का वैल्यू दे रखा है 2.25 × 10⁸, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VG इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.3 अपान 1.5 × 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ये आएगा 1.95 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।